टू द पीपल ऑफ ग्रेट कंट्री एंड यूनिवर्स। वेलकम टू द वेक इफेक्ट। तो मित्रों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम इंडिया और चाइना के जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इंडिपेंडेंट होने से लेकर अब तक इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो मैं इस कंप्लीट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और ये और बताने वाला हूँ कि ये चाइना कैसे खुद के जाल में खुद ही फंस चुका है, और इंडिया चाइना की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी अपकमिंग ईयर में कैसे ग्रो करने वाली है, और ये चाइना खुद को पावरफुल इकोनॉमिक समझता है, इसी कैसे आगे जाके प्रॉब्लम आने वाले हैं, मैं डिटेल में एनालाइज करके इसमें बताऊंगा। और आगे हम ये भी जानेंगे कि जो मलक्का डायलेमा जो है चाइना का सबसे बड़ा, इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट चाइना पे कैसे होने वाला है, इस सेशन में हम कंप्लीट इस पर एनालाइज करेंगे। तो मित्रों, ये जो चाइना है, जो चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुआ था 1949 में, तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में वहाँ पे चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुआ था। जो कम्युनिस्ट लीडर थे माओ जेडोंग, उनके अंडर ये चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुआ था। वहाँ 1949 में एज अ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये एज अ कंट्री इमर्ज हुई थी। ये जो इन्होंने रिवॉल्यूशन किया था वो उनके जो रूलर थे उनके अगेंस्ट इन्होंने, ये कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ पे रिवॉल्यूशन किया था। लेकिन इंडिया और चाइना का जो रिलेशन जो स्टार्ट हुआ था, वो पंचशील जो इंडिया के जो 5 प्रिंसिपल है, उन्होंने उन पे चाइना के जो वहाँ पे लीडर थे उन्होंने साइन की थी 1954 में। तो वहाँ से रिलेशन चालू हुआ था। ये जो ये 5 प्रिंसिपल ऑफ है, 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, ये जो सेकंड पॉइंट है, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, उसके बाद म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये जो 5 प्रिंसिपल है, इन पे उन्होंने साइन किया था 1954 में। लेकिन इनकी जो म्यूचुअल नॉन अग्रेशन जो है, इस पे अगर गौर करें तो ये कुछ अग्रेशन नहीं है। बॉर्डर पे इनके खुद के ही चोचले चलते रहते हैं चाइनीज़ों के, जो फादर ऑफ कोरोना के जो कंट्रीज पीपल है उनके। ये जो ये पंचशील है, इसकी तो वाट लगा दी है चाइनीज लोगों ने। ये जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस, क्या पीसफुल को एग्जिस्टेंस, हर 2 साल के हर 2 महीने के बाद इनका कुछ स्टैंड ऑफ कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, कुछ भी स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो ये जो मेन जो इंडिया और चाइना का जो रिलेशन कन्फ्लिक्ट वाला चला था, मतलब जो एक दूसरे के मतभेद में प्रॉब्लम हुई थी, वो जो तिब्बत है, तिब्बत एरिया को लेके हुई थी। जो तिब्बत के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं कि ये जो तिब्बत है, ये तिब्बत इतना इंडिपेंडेंट था, मतलब चाइनीज़ को दे दिया था उन्होंने 1906 में। 1906 में ब्रिटिश ने चाइनीज़ को पीसफुल ट्रीटी के दौरान तिब्बत को चाइनीज़ को हवाले कर दिया था। लेकिन तिब्बत के जो लोग थे, उन्होंने उन चाइनीज़ों को भगा दिया था, एक्सपेल द चाइनीज़ एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, खुद को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था। क्योंकि इन चाइनीज़ को रखेगा कौन, ये कुछ भी खाते रहते, इतने गंदे रहते हैं चाइनीज़ लोग कि ये मेंढक को खाते हैं, सांप को बॉईल करके खाते हैं, स्नेक्स को, उसके बाद कुछ भी बॉईल करके कुछ भी गंदे की तरह खाते रहते हैं। तो इनको रखेगा कौन, क्योंकि ये तिब्बत का जो एरिया है ये बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करता है। तो ये पीसफुल लोग है, ये चाइनीज़ में आके इन्होंने वहाँ पे सब दंगा बिंगा कर दिया था, इसलिए उनको एक्सपेल कर दिया था। तो जो माओ जेडोंग ने रिवॉल्यूशन हुआ था, चाइनीज़ रिवॉल्यूशन, उसके बाद चाइनीज़ ने वहाँ पे इन्वेट कर दिया था तिब्बत पे। जो अक्टूबर 7, 1950 को इन चाइनीज़ों ने, जो पीएलए जो आर्मी है चाइनीज़ की, उन्होंने 1950 को हमला कर दिया था तिब्बत को कैप्चर करने के लिए, और उन्होंने वो कैप्चर भी कर लिया था तिब्बत को। तो 1959 में ये जो दलाई लामा है जो तिब्बत के, वो इंडिया में भाग के आ गए थे, और जो तिब्बतियन रिफ्यूजी इंडिया में इंडिया के बॉर्डर पे आ गए थे एज ए शरणागति। तो बहुत सारे रिफ्यूजी आ रहे थे। जैसे ही ये जो दलाई लामा है वो इंडिया में भाग के आ गए, तो चाइनीज़ बोलने लगे क्यों इनको आपने रखा है, ये प्रॉब्लमेटिक है, इनको छोड़ दो, शरण मत दो। ऐसा प्रेशर, डिप्लोमेटिक प्रेशर ये इंडिया पे बना के रखे इन्होंने, चाइना ने। तो लेकिन इंडिया ने सुना नहीं, क्योंकि इंडिया का जो कल्चर पहले से रहा है कि कोई भी अगर हमारे घर पे आता है तो वो अतिथि देवो करके उनको एज ए ट्रीट करते हैं। लेकिन उसी को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने दलाई लामा को एज अ इंडिया का मेहमान करके अभी तक रखा है। दलाई लामा अभी तक इंडिया में ही थे। तो ये जो बॉर्डर टेंशन था चाइना और इंडिया का, ये ब्रिटिश के कार्यकाल के दौरान था, क्योंकि ब्रिटिशों ने जो बाउंड्री चाइना और इंडिया की थी वो सही से नहीं की थी। जो मैकमोहन लाइन करके यहाँ पे भी उन्होंने सही से नहीं किया था। जैसे मैकमोहन लाइन में चाइना बोलता है नहीं, ये हम नहीं मानते, ये रियल चाइना इंडिया बॉर्डर नहीं है, ये गलवान जो वैली है ये हमारी मानता है वो चाइना। जैसे ताइवान वो हमारा कहता है, अरुणाचल प्रदेश बोलता है कि हमारा है। तो ये बॉर्डर इशू पहले से ही थे। अगर इन अंग्रेज़ों ने सही से बॉर्डर को अरेंज किया होता तो ये प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो सकती थी। इसी को नज़र रखते हुए जो 1962 में वॉर हुआ था, इंडिया चाइना वॉर, जो साइनो इंडिया वॉर करके हम कहते हैं, तो इसमें चाइना ने चालाकी क्या की कि उन्होंने जो अपने ट्रूप्स को यहाँ पे मोबिलाइज करने में स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे इन एरियाओं में। और इंडिया को जब ये खबर लगी तो इंडिया ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, इतने ट्रूप्स यहाँ पे क्यों ला रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो इन्होंने, चाइनीज़ ने क्या बताया कि नहीं नहीं नहीं, हम तो यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। उन्होंने झूठ बोला।
और जैसे उन्होंने झूठ बोला कि थोड़े दिन के बाद 1-2 दिन के बाद उन्होंने यहाँ पे अग्रेसिव मिलिट्री इन्वेजन कर दिया यहाँ पे। ताबड़तोड़ यहाँ पे चाइनीज़ लोग आ गए, आर्मी आ गई, वहाँ पे हमला कर दिया। और ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनको संभलने का मौका ही नहीं दिया। हम रेडी नहीं थे इस वॉर के लिए, ना हमारे ट्रूप्स थे, ना हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी थी या जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, कभी ये रेडी नहीं थे। और इनका सबसे बड़ा जो डिसीजन था प्राइम मिनिस्टर ये नेहरू का, कि इन्होंने एयरफोर्स को यूज़ नहीं किया। जो तब हमारी एयरफोर्स इतनी मतलब एडवांस थी, और एडवांस भी थी, उनको वॉर लड़ने का एक्सपीरियंस भी था। चाइनीज़ की जो एयरफोर्स थी वो इतनी कैपेबल नहीं थी, उनके पास ना एक्सपीरियंस था, ना उतना खुद के बाद एक्सपीरियंस था, कुछ नहीं था। ये जो इनका डिसीजन था, कुछ जो पत्रकार है इसको हिमालयन ब्लंडर के नाम से भी खूब बहुत सारे लेखों में इन्होंने अनावरण किया इसका। तो ये इंडिया 1962 में हार गई थी, बुरी तरह से हार गई थी, कुछ डिसीजन की वजह से, कुछ अवॉइडेंस की वजह से, क्योंकि चाइनीज़ को अवॉइड करना मतलब घर में सांप पालना जैसा है। लेकिन वॉर के बाद जो एग्रीमेंट हुए थे, जैसे राजीव गांधी के कार्यकाल में बायलैटरल एग्रीमेंट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ था, उसके बाद पीसफुल एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट ऑन बॉर्डर 1993 में ये किया था। इस एग्रीमेंट के रूल्स के मुताबिक कोई भी पार्टी एक दूसरे के साथ बॉर्डर में एंगेज नहीं होंगी वेपन के साथ, मतलब आप वेपन कुछ नहीं रख सकते, गन नहीं रख सकते, उसके बाद घातक हथियार नहीं रख सकते, सिर्फ डंडा रख सकते एक दूसरे के साथ बात करने के लिए या लड़ाई करने के लिए। आपने गलवान क्लैश जब हुआ था तभी भी वीडियो में अगर देखा होगा तो वहाँ पे जो इंडियन ट्रूप्स है वो सिर्फ डंडा लेके खड़े थे बॉर्डर पे, उनके हाथ में गन भी नहीं थी। तो ये पीसफुल एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट के रूल के अनुसार ये है। तो 2004 में गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल पैरामीटर साइन हुआ था, मतलब इंटरनल मैटर में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा चाइना इंडिया के मैटर में और इंडिया चाइना के मैटर में। 2013 में चाइना ने साइन किया था बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन। बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन जो साइन किया था इसकी तो वाट लग गई, क्योंकि क्या कोऑपरेशन हो रहा है, उधर स्टैंड अप हो रहा है हर मंथ में। वो बोलता है मेरा अरुणाचल है, वो बोलता है कि ताइवान मेरा, ये वो सब। तो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन कहाँ हो रहा है, इधर तो फाइट हो रही है। तो 2013 में जो दीपसांग करके जो स्टैंड अप हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी कन्फ्लिक्ट यहाँ पे भी क्वेश्चन उठते हैं कि ये जो 2013 में इन्होंने डिफेंस कोऑपरेशन करके जो मतलब साइन किया था उसका क्या, इधर तो दीपसांग करके स्टैंड अप हो रहा है ना। उसके बाद ये जो ढोकलांग करके जो एरिया है सिक्किम और जो अरुणाचल प्रदेश के बीच में आता है, वहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट हुआ था चाइना और इंडिया के ट्रूप्स के बीच में 2017 में। तो ये चाइना अग्रेसिव रहता है, कभी भी कुछ भी करता रहता है, कुछ ये नहीं है, हर वक्त ये अग्रेशन दिखाता रहता है इंडिया के ऊपर। तो अभी ये जो इंडोनेशिया ने ये जो साबांग पोर्ट इंडिया को देने का डिसीजन ले लिया है, तो इससे जो चाइना की इकोनॉमी में इतना वर्स्ट इफेक्ट होगा, उनकी 10 दिन में ही इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। वो कैसे होगी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे 10 दिन में इसका इफेक्ट चाइनीज़ इकोनॉमी में होने वाला है। तो ये जो चाइना का भी नया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ग्लोबली चल रहा है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका कंट्रीज़ को, कॉन्टिनेंट को एक दूसरे के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्ट करने के लिए फॉर ट्रेड, इनका चाइनीज़ का मोटो है जो अभी उनके जो प्रेसिडेंट है उनका। तो ये जो सिल्क रूट था बहुत सालों पहले, उसी की जैसा ये रोड इनिशिएटिव, मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। तो ये क्या है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ये सिल्क रूट, जो सिल्क रूट था वो हैन डायनास्टी ने चालू किया था करीबन 206 BC के दौरान। तो ईस्ट यूरोप को और जो एशियन कॉन्टिनेंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता था फॉर ट्रेड। 6400 किलोमीटर तक ये बड़ा सिल्क रूट था। तो उसी को ही सेम रूट चाइना अभी बनाना चाहता है, लेकिन वो उनका जो बिहाइंड द मोटो है वो डेप ट्रैप है। मतलब ये BRI जो है प्रोजेक्ट, इसके अंडर डेप ट्रैप करके ये चाइना पुअर कंट्री को फंसा रहा है। ये खुद को बोल रहा है कि हम ऑटोमन एम्पायर के जैसा हमें एक्सपांड करना है, ऑटोमन एम्पायर जैसे बड़ा था ना वैसे चाइनीज़ को इतना बड़ा एम्पायर बनाना है। जो BRI प्रोजेक्ट है ऐसा कुछ दिखता है, जैसे ये चाइना से एंटर होके इंडिया से होके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करेगा, उसके बाद यूरोपियन कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करेगा, जैसे मंगोलिया और रशिया के द्वारा। उसके बाद जो जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, इसकी तो पूरी वाट लग गई है। इसको प्रोटेक्ट करने में चाइनीज जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है इनको AK-47 खुद के पास रख के ये रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन्होंने खुद के पास गन रखी हुई है। तो इतने वर्स्ट सिचुएशन है इस चाइना और पाकिस्तान कॉरिडोर में। तो चाइना जो है अभी खुद के जाल में खुद ही फंस चुका है। चाइना फॉल इनटू इट्स ओन डेप ट्रैप। तो चाइना क्या करता है, ये जो BRI प्रोजेक्ट के बिहाइंड कि लोगों को लोन देता है, तो ये चाइना लोन देता है पुअर कंट्रीज़ को, ये BRI प्रोजेक्ट के अंडर कंस्ट्रक्शन कराता है रोड को, और खुद ही मतलब वो बोलता है कि हम इंडस्ट्री बना देंगे रोड के आजू बाजू में, कॉरिडोर के आजू बाजू में नई नई कंपनी आएंगी, एम्प्लॉयमेंट बनेगी, आपकी GDP में ग्रोथ होगी। ये पुअर कंट्रीज़ को ऐसे बोलता है आप इस BRI प्रोजेक्ट में शामिल हो जाओ, हम आपको पैसे देंगे, बिलियंस में पैसे देंगे। तो ऐसी कंडीशन ये बताता है।
और इन्होंने ऐसे ऐसे कंट्रीज़ को ये लोन दे दिया है कि उनकी वापस चुकाने की मतलब कंडीशन नहीं है। जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान को इन्होंने कुछ बिलियन में लोन दे के रखा है, श्रीलंका को भी बिलियंस में लोन दे के रखा है। और आप सभी को पता होगा कि श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है और पाकिस्तान की स्थिति तो श्रीलंका से भी वर्स्ट है। उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको जाके देखिएगा। कैसे 1 लेटर में बलूचिस्तान अलग होगा, वो आप जाके देखिएगा। तो कैसे इन्होंने बिलियंस में लोगों को पैसे दे के रखे। तो फॉर एग्जांपल आप किसी को पैसे दोगे, करोड़ों में पैसे दोगे, लेकिन वो आगे वाले की रिटर्न करने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप तो फंस गए ना, आपका तो पैसा रिटर्न आने वाला नहीं है, तो आप खुद फंस गए। तो ऐसे सिचुएशन चाइना की होने वाली है क्या, हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान तो पैसे देने की उनकी कैपेसिटी नहीं है। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, वो दे नहीं सकता। और जो बाकी की कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ को इन्होंने फंसा लिया है, वो भी दे नहीं सकते, क्योंकि ग्लोबल जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उस पर सब कंट्री के इफेक्ट हो चुका है। तो ये देने में असक्षम है ये जो कंट्रीज़ है। तो इसमें कुछ गिनी चुनी कंट्रीज़ है जो डेट ट्रैप में फंस चुके हैं चाइना के, लेकिन खुद अभी चाइना फंस चुका है। तो यह पाकिस्तान है, उसके बाद ये श्रीलंका ने कुछ पैसे चाइना से लिए हुए, कुछ बिलियंस में पैसे लिए हुए थे। तो इंडिया का सिचुएशन क्या है? तो इंडिया पे कभी भी जो बॉर्डर टेंशन की वजह से कभी भी सिचुएशन एस्केलेटिंग, टेंशन, अग्रेशन, प्रॉब्लम्स ये चाइना के साथ चलते रहते हैं। साल भर, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। तो ये चाइना का नया अभी प्रोजेक्ट है, रेल प्रोजेक्ट, म्यांमार रेल प्रोजेक्ट। तो इसमें अभी मुझे देख के हंसी आ रही है कि क्या चाइना सोच रहा है। इस पर भी वाट लग चुकी है, जो म्यांमार रेल प्रोजेक्ट है ना, इसकी वाट लग चुकी है, क्योंकि म्यांमार में अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है, इंटरनल सिविल वॉर के जैसा प्रॉब्लम वहाँ पे चल रहा है। तो उनके जो रिबेल ग्रुप है जो म्यांमार में है, उन्होंने ये जो एरिया है ये कब्जा लिया है। इनके कुछ 22-25 जो विलेजेस है वहाँ पे रिबेल ग्रुप ने कब्जा कर लिया है। और सबसे सोने पे सुहागा जो बात है, वो इन्हीं जो रेल की पटरी जो है वो चाइना से निकल के जो म्यांमार में आती है, वो इन्हीं 22 विलेज के बीच में से निकलती है। तो चाइना तो यहाँ पे फंस गया, क्योंकि रिबेल ने यहाँ पे कब्जा कर लिया है और यहाँ से वो आगे अपनी रेल पटरी के जो प्रोजेक्ट है वो बढ़ा नहीं सकता। तो यहाँ पे भी चाइना फंस चुका है। तो यहाँ पे भी उनकी इन्वेस्टमेंट सब खड्डे में चली गई। तो जैसे मैंने बताया था कि इंडोनेशिया अपना पोर्ट देने के लिए तैयार हो गया, सबांग पोर्ट करके जो है इंडिया को देने के लिए तैयार हो गया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा इंडियन को? तो इंडिया को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि चाइना का मलक्का डायलेमा, ये जो मलक्का डायलेमा इतना है, क्योंकि जो चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड जो है वो यही मलक्का स्ट्रीट से होके जाता है, यहाँ से होके जाता है। 70-85% जो एक्सपोर्ट चाइना का होता है वो इसी एरिया से जाता है। और जो ऑयल इंपोर्ट करता है चाइना बाहर गल्फ़ कंट्रीज से, और बाहर जो कंट्रीज है वहाँ से जो ऑयल इंपोर्ट करता है, तो ये 70-85% यहाँ से ही करता है। मतलब एक्सपोर्ट भी यहाँ से करता है, इंपोर्ट भी यहाँ से करता है, ये मलक्का स्ट्रीट से। तो कंसिडर करो कि इसी स्ट्रीट को इंडिया ने ब्लॉक कर दिया। इंडिया की नहीं वहाँ पे चली गई, वहाँ पे अपना बेस बना ली और वहाँ पे चेकिंग करती रही, चाइना को एंट्री नहीं दी। तो 10 दिन में, 10 दिन क्या, 2-3 दिन में ही चाइना की इकोनॉमी इतनी ठप हो जाएगी, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बंद हो जाएगी और वहाँ पे जो डेवलपमेंट रुक जाएगी। तो जैसे ही चाइनीज़ की इकोनॉमी ठप हुई, उनका मोरल डाउन हो जाएगा, तो आगे वो कुछ सोच भी नहीं सकते। तो जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो सिचुएशन है चाइना की, वो मलक्का डायलेमा है। इतना बड़ा खतरनाक जो एरिया है, और इसमें सोने पे सुहागा इंडिया के लिए क्या है कि इंडिया का जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो यहीं पे पड़ता है। मतलब चाइना दोनों तरफ से घिर चुका है अभी। अगर चाइना ने कुछ भी गलत सलत कुछ भी व्यवहार किया इंडिया के साथ, तो ये मलक्का बस बंद कर देने का, मलक्का स्ट्रीट जो है यहाँ पे अपनी इंडियन नेवी वहाँ पे खड़ी कर देने की, और ये मलक्का स्ट्रीट बंद कर देने का, फिर चाइना की इकोनॉमी गड्ढे में। तो देखो ये जो इंडिया है ये अपना ज़्यादातर इंपोर्ट जो है ये चाइना से करवाता है। कुछ 50% के ऊपर, मतलब जो इंपोर्ट जो लगता है, 50% नहीं, 15% कुछ कह सकते हैं, 20% तक बायलैटरल जो इंपोर्ट चलता है इन दोनों के बीच में, बायलैटरल ट्रेड, जो उसमें से ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया चाइना से करता है। अगर मान लो इंडिया के गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि चाइना से कुछ नहीं खरीदना है, तो वैसे भी चाइना की जो इकोनॉमी है वो वैसे भी डूबने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर इंपोर्ट जो इंडिया करता है वो चाइना से करता है। तो इंडिया ने इस डिसीजन को लेना चाहिए।